नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। दोस्तों, आज की सीरीज में हम उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई की बात करेंगे जिन पर साफ तौर पर ये आरोप लगा कि वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार के रक्षक और प्रहरी बने रहे, यानी उन्होंने खुले तौर पर सरकार की रक्षा की और सरकार के फेवर में काम किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्व सीजेआई एस.ए. बोबडे की, जिनका कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन शायद उस कार्यकाल में जो चीजें होनी थी, जो फैसले लेने थे, वो कभी हो नहीं पाए। आज भी जब पूर्व जस्टिस बोबडे की बात होती है तो लोगों के दिल में एक अलग सी टीस रह जाती है और कहीं ना कहीं सवाल भी कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 23 अप्रैल 2021 को जस्टिस बोबडे का काम का आखिरी दिन था और वो रिटायर हो गए, लेकिन उनसे जुड़े और उनके फैसलों से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मूल रूप से नागपुर के रहने वाले जस्टिस बोबडे ने अपने वकालत के करियर की शुरुआत भी वहीं से की। अयोध्या विवाद, आधार कार्ड जैसे बड़े मुद्दों पर फैसले देने के कारण जस्टिस बोबडे काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे और कई तरह के आरोप भी लगे। दरअसल अपने पदभार संभालने के बाद उस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत की साख और विश्वसनीयता पर संदेह का जो धुआं मंडरा रहा था, वो उनके कार्यकाल में जरा सा भी नहीं छटा, बल्कि और ज्यादा गहरा गया। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि सरकार या सरकार के करीबी किसी रसूखदार व्यक्ति से जुड़ा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता तो उसकी सुनवाई शुरू होने से पहले ही लोगों को अंदाजा लग जाता था कि इस मामले में फैसला क्या होने वाला है। ये जो आरोप हैं वो जस्टिस बोबडे पर लगे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जस्टिस बोबडे पूरी तरह अपनी पूर्ववर्ती यानी पहले के जस्टिस रंजन गोगोई, उनके पूर्ववर्ती उनसे भी पहले जस्टिस दीपक मिश्रा और उनसे भी पहले जस्टिस जे.एस. खेरकर के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आए। यही नहीं, अपने 522 दिन के कार्यकाल के दौरान कई मामलों में उन्होंने अपने इन सभी पहले से भी तेज जो जज थे उनसे भी आगे निकल गए और सरकार के रक्षक की तरह भूमिका निभाई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को असुविधाजनक स्थिति से उबारने का पूरा काम किया, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें सरकार पर सवाल खड़े हो जाते, सरकार मुश्किल में आ जाती, ऐसी असुविधाजनक स्थिति से सरकार को उन्होंने बाहर निकाला। सरकार की मनमाफिक फैसले सुनाए और कई मामलों को बिना किसी उचित वजह के लटकाए रखा। अयोध्या और सबरीमाला के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ऐसी ही विरोधाभासी स्थितियों को देखा गया। अयोध्या मामले में कोर्ट ने दलीलों को साबित करने का सारा जो ठीकरा था, सारा भार था, सारा बर्डन था, वो प्रूफ करने के लिए मुस्लिमों पर डाल दिया, जिनसे कहा गया कि वो साबित करें कि वो शताब्दियों से उस जगह प्रार्थना कर रहे थे और उसका मालिकाना हक भी उनके पास था, जबकि हिंदुओं द्वारा वहां प्रार्थना किए जाने की बात को बिना जांच पड़ताल के मान लिया गया और दलील दी गई, कह दिया गया कि हम वहां पर पूजा पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर मान लिया। जब बोबडे मुख्य न्यायाधीश थे तब उन्होंने एक युवा वकील, एक छात्र को पीठ को योर ऑनर कहने पर डपट लगा दी थी। बोबडे ने नाराज होते हुए कहा कि जब तुम योर ऑनर कहते हो तो तुम्हारे दिमाग अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट रहता है या संबंधित मजिस्ट्रेट। क्षमा मांगते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि वो योर ऑर्डर्स, योर लॉर्ड्स उपयोग करेगा। जवाब में बोबडे ने यह भी कहा, जो भी है लेकिन गलत शब्दावली का उपयोग मत करो। बोबडे ने आगे मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ये हैरान करने वाला मामला है कि बोबडे खुद उस पीठ में शामिल थे जिसने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को माय लॉर्ड कहना जरूरी नहीं है, योर ऑनर जो है वो पर्याप्त है। आप हमें सर कहें वो मान्य है, आप योर ऑनर कहें वो मान्य है, आप योर लॉर्डशिप कहें वो भी मान्य है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सरकार की तरफ से देश की न्यायपालिका को सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी गई कि वो लोक महत्व के संवेदनशील मामलों में फैसले दे, ऐसे दे कि सरकार जिन्हें लागू करा सके और लोग भी उन पर पूरी तरह अमल कर सके। देश के गृह मंत्री और कानून मंत्री की तरफ से मिली इन निहायत असंवैधानिक नसीहतों पर न्यायपालिका की ओर से भी कोई ऐतराज नहीं जताया गया। जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मामलों में तथ्यों की अनदेखी और कानून की अजीबोगरीब व्याख्या करते हुए वैसे ही फैसले दिए जैसे सरकार चाहती थी।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बात हो या फिर उसके पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाने और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद सरकार ने वहां कई दिनों तक अखबारों की संचार सुविधाएं बंद कर दी और कई महीनों तक पूरे राज्य को इंटरनेट सेवा से वंचित रखा गया। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाया गया तो वहां केंद्र सरकार ने जो भी गलत बयानबाजी की उसे सुप्रीम कोर्ट ने बिना जांचे परखे ही मान लिया। यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के खिलाफ दायर याचिकाओं का मामला हो या फिर कश्मीर नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हो या फिर विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने जैसे महत्वपूर्ण और अहम फैसले, जस्टिस बोबडे के रहते इनमें से किसी भी मामले की सुनवाई उनके कार्यकाल में शुरू ही नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट सहित देश के कई हाई कोर्ट में पिछले लंबे वक्त से बड़ी संख्या में जजों के पद भी खाली पड़े रहे, जिसकी वजह से मुकदमों का अंबार लग गया। नए जजों की नियुक्ति के मामले में प्रधान न्यायाधीश की अहम भूमिका होती है, लेकिन जस्टिस बोबडे ने इस मामले को भी लटकाए रखा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सरकार इन मामलों को लटकाए रखना चाहती थी, इसलिए वो लटके रहे। सरकार समर्थक एक टीवी चैनल के मालिक और अर्नब गोस्वामी का मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गोस्वामी न सिर्फ बहुचर्चित टीआरपी घोटाले के मुख्य आरोपी थे, बल्कि उन पर देश की सुरक्षा से संबंधित गंभीर सूचनाओं को लीक करने तक का आरोप भी था। उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक गंभीर आपराधिक मामले में जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी को न सिर्फ जमानत दी बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार ना बने। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था तो केंद्रीय गृह मंत्री समेत केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अर्नब के बचाव में भी उतर आए थे और ये खबरें सरेआम चली थी। जब 1-2 साल पहले ही कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मीडिया के काफी बड़े हिस्से ने इस महामारी को देश में फैलाने के लिए तबलीगी जमात के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाने का अभियान चला दिया। जब इस अभियान को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका सुनने से इनकार कर दिया कि वो अभिव्यक्ति या मीडिया की आजादी में दखल नहीं दे सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश बोबडे की एक गैर अदालती गतिविधि और उनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर ट्वीट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी ही दलील को भुलाकर उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी करार देने में जरा सा भी देर नहीं लगाई। जबकि भूषण के ट्वीट का अदालत की किसी कार्रवाई या फैसले से कोई संबंध ही नहीं था। और ये और बात है कि भूषण को दोषी ठहराने और 1 रुपए की प्रतीकात्मक जुर्माने की सजा के फैसले का आम लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। ये बताने की भी जरूरत नहीं है आपको कि प्रशांत भूषण ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामले उठाए हैं और जिनमें से कई अभी भी विचाराधीन हैं, जिनकी वजह से वो हमेशा ही केंद्र सरकार की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। ये भी जस्टिस बोबडे के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था कि जब किसी भी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रतिकूल कोई आदेश पारित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। खुद जस्टिस बोबडे ने भी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन वही काम किया जो उन्होंने पिछले साल मई में किया था, यानी अपने कार्यकाल के दौरान। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त की कहानी हूबहू ऑक्सीजन की कमी के मामले में दोहराई गई। यही नहीं, केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, लेकिन जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दखल तो दे दिया लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाए और जस्टिस बोबडे रिटायर भी हो गए। बाद में अगर कुछ बचा तो वो था अफसोस जो हर कोई कर रहा था। बाद में केंद्र सरकार ने खुद इस बारे में बैकफुट पर आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और पीएम मोदी ने कहा कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अगर कृषि कानूनों को बनाने के पीछे सरकार का अपना एजेंडा है, कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों के सामने किसानों के हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो ये फैसला नहीं ले पाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों
सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी और तीनों सदस्य सरकार की तरफ ही झुकाव में रहते थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी, लेकिन कोर्ट पर उस पर जो है पूरी तरह से कोई विचार नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं पाया, इसीलिए इस पर कोई फैसला ही नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं करता था तब तक पूरी तरह यथास्थिति वैसे ही बनी रही। कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगा रखी थी और दूसरी तरफ किसान धरने पर बैठे हुए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से किसानों की सेहत और जान खतरे में थी। ये जानते हुए भी जस्टिस बोबडे ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर नहीं लिया और कोई फैसला सुनाए बगैर ही वो रिटायर हो गए। कुल मिलाकर जस्टिस बोबडे ने बतौर प्रधान न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर आई खरोंचे मिट सके और लोगों का उनके प्रति भरोसा बहाल हो सके। उनके दिए गए तमाम फैसलों से सुप्रीम कोर्ट की हनक पहले से ज्यादा कमजोर हुई और उसके प्रति आम लोगों का जो भरोसा था वो कम हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे लोगों की मानसिकता बदल गई और लोगों ने भरोसा करना सीख लिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो किस पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूर्व जस्टिस रहे हैं यानी जस्टिस बोबडे, उनके कार्यकाल पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप कौन से जस्टिस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में जानना चाहते हैं। हम आप तक पूरी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद।